Hello guys, welcome back to Be the Topper. Today we are going to start a new chapter, chapter 3, Clearing, Settlement and Legal Framework. And this is part 1 of that chapter. So आज हम कैपिटल मार्केट मॉड्यूल के चैप्टर 3 की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे क्लियरिंग सेटलमेंट कैसे होता है और लीगल फ्रेमवर्क के बारे में। तो देखिए, जब हम चैप्टर 3 कर रहे थे, जब हम ट्रेडिंग कर रहे थे, तो भी मैं आपको बीच बीच में बताते चल रही थी कि ट्रेडिंग की क्लियरिंग होती है, सेटलमेंट होता है, क्लियरिंग करनी होती है, सेटलमेंट में बार बार ये चीज़ें आ रही थी वहाँ पर। तो थोड़ी थोड़ी बात तो आपको वहीं पर समझ में आ गई होगी कि क्या है बेसिक फंडा, कि ये क्या कह रहा है कि क्लियरिंग होती है जब हम, जैसे कि कोई भी बंदा जब पहले डिसाइड करता है, उसके बाद ब्रोकर को बोलता है ट्रेड करने के लिए, ऑर्डर लगाने के लिए, फिर ट्रेड हो जाता है। जब जब ट्रेड मैच हो जाता है, इतना तो हमने अच्छे तरीके से पढ़ा कि ट्रेडिंग कैसे होती है। अब ट्रेडिंग के बाद एक और भी तो काम बचा होता है कि उस ट्रेड को हमें क्लियर और सेटल करना होता है ना, ताकि जो भी दोनों पार्टीज हैं उनके अकाउंट में, उनके डीमैट अकाउंट में पैसे, फंड की सेटलमेंट हो जाए, फंड की ट्रांसफर हो जाए फंड, और सिक्योरिटी ट्रांसफर हो जाए। तभी तो पूरे तरीके से जो हमारी सिक्योरिटी खरीदने का या फिर बेचने का जो प्रोसेस है वो पूरा हो पाएगा। तो हमने पढ़ लिया कि ट्रेडिंग कहाँ, कब तक ट्रेडिंग कैसे होती है, इसको हमने थर्ड चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा। अब हम मेन जो हमारा टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में, वो रहेगा क्लियरिंग, सेटलमेंट और लीगल फ्रेमवर्क पे। सबसे पहले क्लियरिंग सेटलमेंट आएगा, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क के बारे में। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मज़ा भी आएगा। ओके, तो इसको, और ये चैप्टर भी देखिए बहुत लंबा है, तो इसको भी हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, बोर नहीं होना है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन हम लेंगे, और सबसे पहली बात शुरू करने से पहले कि मुझे कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि जब आप चैप्टर फिनिश कर रहे हो मैम, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दो, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी, अगर ट्राई करूंगी, मतलब एक मुझे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो मैं क्वेश्चन बना दूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे कि क्या क्या रहते हैं। तो यू विल गेट एन आइडिया कि कैसा, किन किन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है और किस पे थोड़ा सा, किन टॉपिक्स पे थोड़ा सा कम फोकस करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रो देंगे चैप्टर का। आफ्टर अ ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड इट नीड्स टू बी सेटल। जो भी ट्रेड होता है उसको सेटल करना होता है। ओके, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म इन इंडियन सिक्योरिटी मार्केट हैज विटनेस सिग्निफिकेंट चेंजेस इन सेवरल इनोवेशन ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड। मतलब जो लास्ट जो 10-12 सालों का जो समय, देखिए 1992 से, अगर आपने मेरे से ही, मतलब अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियोस से अगर देखना शुरू किया है, तो आपने चैप्टर 1 भी देख ही लिया होगा। उसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ 1992 का सेबी बना, और उसके बाद इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में वेरी सिग्निफिकेंट चेंजेस हैज अकर्ड एंड सेवरल इनोवेशंस हैज अकर्ड इन द लास्ट डिकेड। तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो और उनसे मार्केट पे फर्क भी पड़ता है, और वो क्या चेंजेस हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बता रहे हैं। स्टेट ऑफ आर्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आजकल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सबसे पहला जो ये चेंज बता रहे हैं ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कितने अच्छे तरीके से चेंज हुआ है, कैसे नीट सिस्टम आया है, यूज़ करते हैं उसको, है ना। इमरजेंस ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन टू अज्यूम काउंटर पार्टी रिस्क। देखिए, पहले क्या होता था, मैंने आपको, जब हम थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे थे तो आपको बताया था, एक ओपन आउटक्राई सिस्टम होता था। ओपन आउटक्राई सिस्टम में एक हॉल होता था, एक एक्सचेंज ट्रेडिंग रिंग होती थी, जहाँ पे एक बंदा जाके ऊपर चढ़ जाता था, जोर जोर से चिल्लाता था कि मेरे पास इतने शेयर है, इतने रुपये में बेच रहा हूँ। तो क्या होता था कि मान लो कि मैंने किसी बंदे से कह दिया, एडवांस में कह दिया कि मैं तुम्हारे से कल खरीदूंगी। तो उसने मुझसे कहा कि अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे आधे पैसे दे दो, मैं तुम्हें कल सारे शेयर दे दूंगा। तो मैंने क्या करा, उसको आधे से ज़्यादा पैसे या आधे पैसे दे दिए। अब वो अगले दिन आया ही नहीं। अब क्या होगा, अब तो मुझे कितना सारा रिस्क हो जाएगा। तो ये इन्वेस्टर के मन में डर बैठ जाएगा ना, इन्वेस्टर रिस्क नहीं उठाने, क्योंकि वो ऐसा रिस्क नहीं उठा सकता। तो ही और शी विल नॉट ट्रेड इन द सिक्योरिटी मार्केट और एनीवेयर एल्स, है ना। तो उस चीज, जो काउंटर पार्टी जो रिस्क होता है, इसको खत्म करने के, इसको ज्यूम करने के लिए क्या बनाया है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बनाया है। मतलब कि एक पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक पूरा सेटअप है कि स्टॉक एक्सचेंज में जब ट्रेड जब हो जाता है, उसके बाद कौन ट्रेड को सेटल कराएगा, वो होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। और इंडिया में जो है वो है NSCCL। जब हम अभी सेटलमेंट एजेंसीज की बात करेंगे कि सेटलमेंट कराने के लिए कौन कौन सी एजेंसीज की जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी एजेंसी उसकी पार्ट्स होती है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए
शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल। अभी हम इंडियन रिफॉर्म्स भी पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि पहले 30 दिन होता था, फिर 14 डेज पे आ गया, फिर 5 डेज हो गया, फिर 3 डेज हो गया, फिर 2 डेज, मतलब ट्रेडिंग प्लस 2 डेज की ट्रेडिंग डे के 2 दिनों के अंदर अंदर ही जो हमारा ट्रेड है वो क्लियर और सेटल हो जाता है, और फंड की ट्रांसफर हो जाती है, सिक्योरिटी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है ना, इस तरीके से। डीमटेरियलाइजेशन, यू एज ऑल ऑफ यू नो कि डीमटेरियलाइजेशन व्हाट इज, कि जो हमारे फिजिकल जो शेयर होते हैं उसको ट्रांसफर किया कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, है ना। फाइन ट्यून्ड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एक अच्छा एक एस्टेब्लिश करने के लिए जो है इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने एक छोटा सा इंट्रो ले लिया इस चैप्टर का, आगे देखते हैं आगे क्या दे रहे हैं। इंस्टेड ऑफ अकाउंट पीरियड सेटलमेंट टी प्लस, अकाउंट पीरियड सेटलमेंट क्या है ये यहाँ पे आपको पता चलेगा। इन अकाउंट पीरियड सेटलमेंट इज अ सेटलमेंट वेयर द ट्रेड्स पर्टेनिंग टू अ पीरियड स्ट्रेचिंग ओवर मोर देन 1 डे आर सेटल्ड। मतलब कि अकाउंट पीरियड सेटलमेंट क्या होता था, एक ऐसा सेटलमेंट होता था जहाँ पे ट्रेड अगर एक दिन से ज़्यादा का ट्रेड अगर हो रहा होता है तो वो अपना आप ही गिव मोर देन 1 डे आर सेटल, वो ट्रेड हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेड्स फॉर द पीरियड ऑफ मंडे टू फ्राइडे आर सेटल टुगेदर, मतलब कि मंडे से लेके फ्राइडे तक जितने भी ट्रेड हुए होंगे वो एक दिन, मतलब सैटरडे या संडे को कह दिया जाएगा कि भाई इस दिन ये ट्रेड सेटल होंगे, तुम कितने भी दिन में लगा लो। बट आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता है। अगर आप मान लो अभी तो ये बहुत टाइम हो गया, अभी तो मतलब जैसे कि अभी जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ उस टाइम पे ट्रेडिंग आवर्स नहीं है, ट्रेडिंग आवर्स 3:30 बजे तक रहते हैं। तो मैं वो कोई भी दिन हो, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक्सचेंज की तरफ से छुट्टी हो, बट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग का कोई भी दिन हो, ट्रेडिंग मतलब T+2 डेज के अंदर अंदर जो आपका ट्रेड है वो सेटल हो जाएगा। ओके, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मतलब एक हफ्ते में जितनी ट्रेडिंग हुई है वो एक दिन में आकर सेटल उसको करते थे। ओके, चलिए T+2 रोलिंग सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस फॉर ऑल सिक्योरिटीज। रोलिंग सेटलमेंट रेफर्स टू, इसको आपको ध्यान से देख लेना है, रोलिंग सेटलमेंट refers to the settling of trades at a standard fixed period of days after the execution occurred। मतलब जैसे ही ट्रेड का एग्जीक्यूशन होता है तो स्टैंडर्ड फिक्स्ड पीरियड में जो ट्रेड है वो सेटल हो जाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं की टर्मिनोलॉजीज की, जो कि क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के प्रोसेस में यूज होती है। सी, ये जो टॉपिक है बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि पे इन क्या है, पे आउट क्या है, बहुत आपको ना बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लेना है, ठीक है। तो जो पे इन हमारा है, इसको पहले हम जो इसको ना हिंदी में समझिए। हिंदी में पे इन को कहते हैं देना। क्या कहते हैं? देना। देना मतलब गिव, ठीक है, गिव। अगर आप इसको समझ गए ना फिर आई डोंट थिंक कि आप भूलोगे। तो आप ये समझ लो, पे इन डे मतलब आप दे रहे हो, देने का मतलब आप सिक्योरिटीज भी दे रहे हो तो पे इन कहा जाएगा, आप फंड्स भी दे रहे हो तो पे इन कहा जाएगा। अब ये बताइए कि सिक्योरिटी कौन देगा। मान लो कि मैं मार्केट में गई, मैंने कहा कि मुझे 4 शेयर खरीदने हैं, तो मैं क्या दूंगी? मुझे खरीदना है तो मुझे क्या देना है? मुझे फंड देना है। एज अ बायर आई विल हैव टू गिव द फंड्स टू अ सेलर। ओके, एंड इफ आई एम बाइंग समथिंग तो मुझे फंड देना है, एंड इफ आई एम सेलिंग समथिंग तो मुझे क्या देना है? आई हैव टू गिव द सिक्योरिटीज और आई हैव टू गिव द प्रोडक्ट। समझ में आई बात? क्या करना है कि अगर मैं कोई सामान बेच रही हूं तो आई विल हैव टू गिव दैट प्रोडक्ट जो कि मैं उसको जिसकी मैं सेल कर रही हूँ, और अगर मुझे कोई चीज खरीदनी है तो आई विल हैव टू गिव द मनी। ओके, तो और बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका मतलब है गिव। आप ये अगर याद रखें तो नहीं भूलोगे। ओके, पे इन डे इज द डे व्हेन द ट्रेडिंग मेंबर्स ब्रोकर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट्स ऑफ फंड्स और डिलीवरी। आपको इसमें क्या याद रखना है? मेक पेमेंट्स ऑफ फंड्स और डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब कि आप फंड्स भी दे रहे हो तो पे इन कहा जाएगा, और आप डिलीवरी भी कर रहे हो सिक्योरिटीज की तो पे इन कहा जाएगा। सी, ये जो पे इन डे है ये बायर और सेलर के लिए सेम ही होता है, बस कंडीशन अलग हो जाती है कि बायर जो है वो पे इन डे पे क्या देता है? पैसा देता है, और जो सेलर होता है वो क्या देता है? सिक्योरिटीज देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने समझ लिया है एग्जाम्पल में ही अपने। सिक्योरिटीज पे इन मतलब आप डिलीवर कर रहे हो सिक्योरिटीज को, फंड्स पे इन आप ट्रांसफर कर रहे हो फंड्स का। ओके, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है ना तो वीडियो को स्किप कीजिए, पीछे कीजिए, फिर दोबारा सुनिए और आप फिर नहीं भूलोगे। ओके, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए। पे आउट डे, अब आ जाते हैं पे आउट डे। पे आउट डे का मतलब है मिलना। मिलना मतलब अभी हमें मिला है, क्या मिला? हमें कुछ मिला है, या फिर हम लेंगे या फिर हमें लेना या मिलना। वी विल गेट समथिंग, वी विल गेट समथिंग। अभी देखो,
जैसे ही अगर इफ आई एम बाइंग समथिंग तो आई विल हैव टू गिव द फंड्स टू द सेलर, और मुझे मिलेगा क्या, आई विल गेट द प्रोडक्ट, है ना। जो भी मैं प्रोडक्ट के लिए मैं पैसे दे रही हूँ तो उसके लिए मुझे क्या मिलेगा, उसके लिए मुझे प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर कोई सेलर इफ ही इज गिविंग हिज सिक्योरिटीज टू अ बायर तो उसको क्या मिलेगा, ही विल गेट द फंड्स फ्रॉम द बायर। ओके, अब इसको समझ लेते हैं। पे आउट डे इज द डे व्हेन द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ट्रांसफर्स फंड। जब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, अभी जो हमने पढ़ा था वो क्या था, अभी दोबारा आएंगे पीछे वाले, ठीक है। देखो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इसको हम ध्यान नहीं देते। ट्रेडिंग मेंबर और ब्रोकर, ट्रेडिंग मेंबर और या फिर ब्रोकर जिस दिन फंड या फिर सिक्योरिटीज की पेमेंट करते हैं उस दिन बोलते हैं पे इन डे। ओके, बट जिस दिन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन फंड्स की ट्रांसफर करता है टू सेलर और ट्रांसफर करता है सिक्योरिटीज टू द बायर, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट डे विल बी द पे आउट डे। जिस दिन सिक्योरिटी पे आउट होगा तो सिक्योरिटी किसको मिलेंगी, रिसीविंग सिक्योरिटीज। और कहाँ से मिलेंगी, सी जो ट्रेडिंग मेंबर और जो ब्रोकर होता है ना, वो भी किसी पर्टिकुलर बंदे को जाके नहीं देते हैं, वो किसको देते हैं, ये देखो यहाँ पे फिर से आते हैं इधर। ट्रेडिंग मेंबर ब्रोकर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ फंड्स और डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज टू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। मतलब जो ट्रेडिंग मेंबर है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को अपने फंड या फिर डिलीवरी करेंगे सिक्योरिटीज को जाके। ऐसे नहीं होगा कि जो बंदा हमारा जो काउंटर पार्टी है उसको देंगे, हाँ भाई हमें तेरे को दे देती हूँ या दे देता हूँ, है ना, जब पैसे ले ले मेरे से सिक्योरिटी ले ले, ऐसे नहीं होता। जो दूसरी पार्टी है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को देती है, और उसके बाद क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में जब सिक्योरिटीज और फंड की पे इन हो जाती है, जब उसको वो मिल जाता है, जब उसको दे दी जाती है दोनों चीजें, उसके बाद वो पे आउट करती है कुछ प्रोसेस करने के बाद। उसके पीछे क्या प्रोसेस होता है ये पूरा आपको पता चलेगा जब हम पूरा सेटलमेंट का प्रोसेस पढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम आ जाते हैं फंड्स पे आउट मतलब ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। मतलब कि जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो क्या करेगी, इट विल ट्रांसफर द फंड्स टू द सेलर, है ना। सेलर क्योंकि वो बेच रहा है तो उसको पैसे चाहिए होंगे तो वो सेलर को पैसे दे देगी, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं ट्रांजैक्शन साइकिल। अब ये ट्रांजैक्शन साइकिल क्या है भाई, इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलो ट्रांजैक्शन साइकिल, अभी एक साइकिल बना रखी है। अब ये साइकिल में क्या पहले आता है क्या बाद में आता है इसको समझना पहले इंपॉर्टेंट है। डिसीजन टू ट्रेड पहले हम पढ़ लेते हैं। डिसीजन टू ट्रेड, प्लेसिंग ऑर्डर, ट्रेड एग्जीक्यूशन, क्लियरिंग ऑफ ट्रेड, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड, फंड्स एंड सिक्योरिटीज। तो आपको क्या लगता है कि पहले नंबर पर कौन होगा, पहले नंबर पे will be the decision to trade. Okay, this will be on first number, this is on second, this is third, this is fourth, this is fifth and this is sixth, ठीक है। सबसे पहले बंदा क्या करता है, ही और शी विल डिसाइड कि उसको ट्रेड करना है। जैसे कि हम ट्रेडिंग में पढ़ रहे थे तो यही था ना कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको ट्रेड करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, यू विल इन्फॉर्म योर ब्रोकर और ट्रेडिंग मेंबर कि भाई आपके बिहाफ पे एक ऑर्डर प्लेस कर दिया जाए बाय और सेल का। एंड after placing order, the order will find its match in the NSE framework computer, and जैसे ही जो ट्रेडिंग मेंबर है उसके टर्मिनल से जब ऑर्डर NSE के मेन फ्रेम कंप्यूटर में जाता है, अगर पैसिव ऑर्डर कोई पड़ा हुआ है, ये सब हमने ट्रेडिंग वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, अगर पैसिव ऑर्डर कोई पड़ा हुआ है तो ट्रेड हो जाएगा। एंड इफ देयर इज नो पैसिव ऑर्डर, पहले से नहीं है तो क्या होगा, द ऑर्डर विल वेट, कि ऑर्डर बुक में वेट करेगा और वो ढूंढेगा अपना सूटेबल मैच, ठीक है। उसके बाद अगर उसको सूटेबल मैच मिल जाएगा तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगा, ट्रेडिंग हो जाएगी। ओके चलिए अब आगे क्या होगा, आगे होगा क्लियरिंग ऑफ ट्रेड्स। अब आपको लग रहा होगा कि क्लियरिंग ऑफ ट्रेड्स और सेटलमेंट में क्या अंतर है। देखिए क्लियरिंग का मतलब होता है कि मेक श्योर कि टोटल जो नेट ऑब्लिगेशन है बायर और सेलर की वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन तक आ गई है, ठीक है। अभी मतलब कि एक तरीके से पे इन, इसको आप कह सकते हैं कि पे इन होता है, ठीक है। जो पे इन है वो ये है कि क्लियर कर देंगे ट्रेड्स को, कि जो फंड्स है वो आ जाए बायर की तरफ से और जो सिक्योरिटीज है वो सेलर की तरफ से आ जाए, ठीक है। चलिए अभी क्या होगा, नेक्स्ट होगा सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स। सेटलमेंट ऑफ ट्रेड में अभी सब कुछ मिल गया, वो कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद क्या होगा, वो
ट्रेड को सेटल कर देंगे। और जो नेक्स्ट क्या प्रोसेस है कि जो फंड्स और सिक्योरिटीज़ है वो रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में पहुंच जाएंगी। अगर बायर को चाहिए तो वो सिक्योरिटीज़ लेगा और जो सेलर को चाहिए वो फंड लेगा, ठीक है। तो ये जो है उसकी चीज़ें जो पहुंच जाएंगी, ये जो है ये पूरा प्रोसेस है जिसको मैंने यहाँ समझा दिया। ऐसे ही आप इसको पढ़ सकते हैं खुद से ही। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल एक्सप्लेन देयर, ओके। चलिए अब आ जाते हैं सेटलमेंट एजेंसीज की बात। सेटलमेंट एजेंसीज क्या है? अब मैंने अभी बोला था कि हम सेटलमेंट एजेंसी पढ़ेंगे, एंड वन ऑफ द सेटलमेंट एजेंसी इज NSCCL। अब NSCCL क्या है? NSCCL तो अब ये क्या करता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, ये इंडिया का क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो कि क्लियर करता है ट्रेड को, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि मतलब पोस्ट ट्रेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनके मतलब अगर ट्रेड हो जाता है उसके बाद की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब NSCCL करता है, ओके। और NSCCL की फुल फॉर्म देख लीजिए पहले, इसको साफ कर देती हूँ थोड़ा सा, फिर यहाँ पर लिखूंगी। NSCCL का फुल फॉर्म मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन। वैसे आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा, मैंने फिर भी यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो उसके लिए मैंने बोल भी दिया, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं, इसको पढ़ लेते हैं कि ये क्या क्या इसके फंक्शन है, क्या ये काम करता है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन NSCCL, तो NSCCL इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्ट ट्रेड एक्टिविटीज। इस जो पूरा ये तीन जो वर्ड है इसको आपको ध्यान वर्ड से इस पर आपको ध्यान से देना है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो पोस्ट ट्रेड मतलब कि जो ट्रेड के बाद वाली जो एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है NSCCL, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओके, ठीक है। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स एंड रिस्क मैनेजमेंट आर इट्स सेंट्रल फंक्शन। क्लियरिंग और सेटलमेंट, ट्रेड्स का क्लियरिंग एंड सेटलमेंट कराना और रिस्क को मैनेज करना, ये उसके सेंट्रल फंक्शन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन के सेंट्रल फंक्शन बताओ तो क्या है? पहला इज क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स एंड सेकंड इज रिस्क मैनेजमेंट। इधर आ जाते हैं, ऑफ ट्रेड्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, ओके। चलिए, it clears all trades, determines obligation of members, arranges for pay-in of funds and securities, receives fund securities, process for shortages in fund securities। ये पूरा है कि मतलब कि जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है वो पे इन लेता है, पे आउट करता है और सब कुछ देखता है, ठीक है। और अगर फंड की शॉर्टेज पड़ जाती है तो उस तरीके को भी, उस प्रॉब्लम को भी मैनेज करता है कौन? क्लियरिंग कॉरपोरेशन ही मैनेज करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्लियरिंग मेंबर्स की। सी जब हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि दो तरीके के मतलब तीन तरीके के मेंबर्स होते हैं एक तरीके से। एक तो होते सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, एक होते प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, एक होते ट्रेडिंग मेंबर। अब ट्रेडिंग मेंबर तो ट्रेड कराते हैं, प्रोफेशनल जो क्लियरिंग मेंबर है वो क्या करते हैं? वो सिर्फ क्लियर कराते हैं। और जो सेल्फ क्लियरिंग मेंबर है मतलब वो ट्रेड भी करते हैं और वो क्लियर भी करते हैं। यहाँ पे हम जो बात करें वो करें बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स। तो जो कि सिर्फ जो NSCCL की जो ऑब्लिगेशन होती है, जो उसको दी गई होती है कि आपको ट्रेड को सेटल करना है, इसको पूरा करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटलिंग देयर ऑब्लिगेशन एज डिटरमाइंड बाय द NSCCL। मतलब कि क्लियर करना होता है अगर ट्रेड को तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट इज ऑन अपॉन द क्लियरिंग मेंबर्स। दे हैव टू मेक अवेलेबल फंड्स, उनको क्या करना होता है? अवेलेबल फंड मेंटेन करना होता है अपने अकाउंट्स में विद क्लियरिंग बैंक और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के संग अगर जो बात करी जा रही है, दिस इज अबाउट सिक्योरिटीज, कि अगर आपको सिक्योरिटीज देनी है, अगर आप सेलर हैं मतलब कि अगर आप किसी सेलर की क्लियरिंग मेंबर है मतलब बेसिकली अगर आपको सिक्योरिटीज पे करनी है तो आपका जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, जो आपका जो डिपॉजिटरी में जो आपका एक अकाउंट है उसमें सिक्योरिटीज पूरी होनी चाहिए जितने आपको ट्रेड करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 सिक्योरिटीज ट्रेड करनी थी बट आपके अकाउंट में सिर्फ 50 सिक्योरिटीज हैं। क्या होगा? आप पर पेनल्टी लगेगी, आप पर फाइन चार्ज किया जाएगा, ओके। और व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट क्लियरिंग बैंक तो यहाँ पर बात की जा रही है फंड की, ठीक है। क्लियरिंग बैंक जैसे नॉर्मल जो बैंक होते हैं उस तरीके से बैंक होते हैं जो कि क्लियरिंग मेंबर वहाँ पर अपना अकाउंट खुलवाते हैं और वो क्लियरिंग अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसमें वो फंड्स की एडिक्वेट जो अमाउंट है उसकी अवेलेबिलिटी को मतलब कि चेक करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं कि वो होना चाहिए ताकि जो ट्रेड है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए, ठीक है। चलिए, क्लियरिंग बैंक और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट समझ में आ गया। चलो आगे आ जाते हैं कस्टोडियन। कस्टोडियन क्या है? अ कस्टोडियन इज एन एंटिटी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द टाइटल टू प्रॉपर लाइक शेयर सर्टिफिकेट।
क्या करता है, कस्टोडियन एक एंटिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेफ गार्ड करने के लिए, किसको, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को, किसके, शेयर्स के। ओके, जो आपके जो शेयर होते हैं वो वेदर इन द फॉर्म ऑफ द फिजिकल फॉर्म और इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उसकी जो एक तरीके से जो सेफ गार्डिंग है वो कस्टोडियन करता है, कस्टोडियन उसको सेफ गार्ड करता है। ठीक है, कस्टोडियन की प्रॉपर्टी बन जाती है वो, और वो उसको पूरी तरीके से सेफ गार्ड करता है। ओके, चलिए, इन NSCCL कस्टोडियन एज अ क्लियरिंग मेंबर। NSCCL में क्या है, कस्टोडियन एक क्लियरिंग मेंबर है। अब वो क्लियरिंग मेंबर है बट ट्रेडिंग मेंबर नहीं है, इस बात को आपको याद रखना है। ये हो सकता है आपसे 1 मार्क्स में पूछ लिया, 1 मार्क में पूछ लिया जाए, 1 मार्क में, कि कस्टोडियन क्या कस्टोडियन क्लियरिंग मेंबर होता है या ट्रेडिंग मेंबर। तो कस्टोडियन NSCCL में कस्टोडियन क्लियरिंग मेंबर होता है, ना कि ट्रेडिंग मेंबर। The custodian settles trades assigned by trading member. अब जैसे ही जो क्लियरिंग मेंबर है उसी की तरह ही यहाँ पे कस्टोडियन है। अभी कस्टोडियन क्या करता है, वो ट्रेड को सेटल करता है। द कस्टोडियन इज रिक्वायर्ड टू कंफर्म वेदर इट इज गोइंग टू सेटल अ पर्टिकुलर ट्रेड और नॉट। और जैसे ही NSCCL उसके पास इंफॉर्मेशन भेजता है कि आपको ये ट्रेड सेटल करना है, तो उसको कंफर्म करना पड़ता है कि वो इस ट्रेड को सेटल करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद इफ इट इज कंफर्म, द NSCCL असाइन दैट ऑब्लिगेशन टू दैट कस्टोडियन एंड द कस्टोडियन इज रिक्वायर्ड टू सेटल इट ऑन द सेटलमेंट डे। और जैसे ही NSCCL उसको ऑब्लिगेशन देता है और जब कस्टोडियन कह देता है कि यस आई विल सेटल दिस ट्रेड, तो कस्टोडियन को क्या करना पड़ता है, जब तक सेटलमेंट डे आ जाए, मतलब सेटलमेंट डे तक उस ट्रेड को सेटल करना पड़ता है। इफ द कस्टोडियन रिजेक्ट्स द ट्रेड, द ऑब्लिगेशन इज असाइन बैक टू द ट्रेडिंग और क्लियरिंग मेंबर। और अगर कस्टोडियन, देखो इस केस में तो कस्टोडियन मान गया था कि यस आई विल सेटल द ट्रेड, बट अगर कस्टोडियन रिजेक्ट कर देता है इन केस, तो क्या होता है, वो ट्रेडिंग मेंबर या फिर क्लियरिंग मेंबर के पास दोबारा से चला जाता है उसको देखने के लिए। चलिए, अब आ जाते हैं क्लियरिंग बैंक्स पे। क्लियरिंग बैंक मैंने अभी बताया नॉर्मल बैंक की तरह ही होते हैं, जो कि क्लियरिंग बैंक और NSCCL के बीच में एक तरीके से, देखिए, की लिंक बिटवीन द क्लियरिंग मेंबर्स एंड NSCCL फॉर फंड सेटलमेंट। ये जो वर्ड है ना यहाँ पे, ये इसको आपको अंडरलाइन करना है। फंड सेटलमेंट मतलब फंड की जो सेटलमेंट है उसका जो लिंक जो है वो क्लियरिंग मेंबर के बीच में और NSCCL के बीच में कौन बनाता है, क्लियरिंग बैंक बनाते हैं। एवरी क्लियरिंग मेंबर इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ डेडिकेटेड सेटलमेंट अकाउंट विद वन ऑफ द क्लियरिंग बैंक। जितने भी क्लियरिंग बैंक है, मतलब कि एक में क्लियरिंग मेंबर को अपना एक सेटलमेंट अकाउंट खोलना पड़ता है। बेस्ड ऑन हिज ऑब्लिगेशन एज डिटरमिन्ड थ्रू क्लियरिंग, और क्लियरिंग मेंबर्स मेक्स फंड अवेलेबल इन द क्लियरिंग अकाउंट फॉर द पे इन एंड रिसीव फंड इन द पे आउट। और उसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसको मतलब ये देखना होता है कि उसके अकाउंट में अवेलेबल फंड, एडिक्वेट फंड हो ट्रेडिंग करने के लिए, पे इन और पे आउट करने के लिए। Multiple clearing banks provide advantage of competitive forces, facilitate introduction of new products, working capital funding, anywhere banking facilities, the options to member to settle funds through a bank which proves the maximum services suitable to the members. अब आ जाते हैं functions of clearing bank. Functions of clearing bank में क्या है, the clearing banks are required to provide the following services as a single window. Clearing bank क्या करते हैं कि जो clearing bank का एक काम होता है बेसिकली कि जितने भी क्लियरिंग मेंबर NSCCL के क्लियरिंग बैंक के पास आ रहे हैं उनको वहाँ पे सिंगल विंडो, मतलब कि एक ही जगह पर आके कई सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि क्या फंक्शन प्ले कर क्लियरिंग बैंक के क्या फंक्शन होते हैं। ब्रांच नेटवर्क इन सिटीज़, मतलब कि सिटीज़ के अंदर उसको ब्रांच नेटवर्क बनाना होता है। दैट कवर बल्क ऑफ द ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, और जो कि ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर जो ट्रेड भी करते हैं और वो क्लियर भी करते हैं, वैसे मेंबर्स को वो कवर करता हो। ठीक है ना। हाई लेवल ऑटोमेशन इंक्लूडिंग रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। देखिए, ये जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये जो है रिस्क मैनेजमेंट, मतलब कि सेटलमेंट का जो प्रोसेस है उसमें रिस्क मैनेजमेंट के लिए साउंड रिस्क मैनेजमेंट ये सिस्टम होता है। ठीक है, और इससे ये भी है कि एक ऑनलाइन बेसिस बन जाता है कि ऑनलाइन फैसिलिटी है कि आप पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हैं इधर से उधर। ओके, फैसिलिटीज लाइक क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, डेडिकेटेड ब्रांच फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, मतलब जैसी ब्रांच फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है वैसी फैसिलिटीज क्लियरिंग मेंबर्स को भी मिलेगी। सॉफ्टवेयर टू इंटरफेस विद द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, सॉफ्टवेयर मिलेगा कि इंटरफेस कर सकते हो आप, इंटरफेस देख सकते हो उसको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का। एक्सेस टू अकाउंट्स इंफॉर्मेशन और रियल टाइम बेसिस, और रियल टाइम बेसिस पे अकाउंट को एक्सेस कर सकता है क्लियरिंग मेंबर, ये भी एक फैसिलिटी क्लियरिंग मेंबर को दी जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर
प्रोवाइडिंग वर्किंग कैपिटल फंड, और वर्किंग कैपिटल फंड भी प्रोवाइड कर देता है क्लियरिंग मेंबर को क्लियरिंग बैंक। ओके, तो ये सब थे, दीज वर द फंक्शंस ऑफ क्लियरिंग बैंक। नाउ कम टू दी डिपॉजिटरीज। अब डिपॉजिटरीज में क्या दे रखा है, डिपॉजिटरी मैंने आपको पहले भी, जब 10th में होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि डिपॉजिटरी एक बैंक की तरह ही होती है, जहां पर देखिए बैंक में आप फंड्स रखते हैं, डिपॉजिटरीज में आप सिक्योरिटीज रखते हैं। ठीक है, डिपॉजिटरी क्या है, इज एन एंटिटी वेयर द सिक्योरिटीज ऑफ एन इन्वेस्टर आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और डिपॉजिटरी बने ही इसलिए है कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो सिक्योरिटीज होती है वहां पर उनको सेफली रखा जा सके। द पर्सन हु होल्ड्स अ डीमैट अकाउंट इज अ बेनिफिशियरी ओनर। अब आपसे पूछ ले जाए कि हु इज बेनिफिशियरी ओनर, तो बेनिफिशियरी ओनर वो होता है जो जिसका डीमैट, जिसके नाम पे डीमैट अकाउंट होता है। ठीक है, इन केस ऑफ अ जॉइंट अकाउंट द अकाउंट होल्डर्स आर बेनिफिशियरी होल्डर्स। और अगर जॉइंट अकाउंट है, एक या दो, मतलब दो से ज्यादा लोगों ने अगर खुलवा रखा है, तो अगर जॉइंट है, दो लोगों का है, तो जो दो लोग होंगे वो बेनिफिशियरी होल्डर होंगे दैट ऑफ दैट जॉइंट अकाउंट। ओके, डिपॉजिटरी हेल्प इन द सेटलमेंट ऑफ डीमेटलाइज सिक्योरिटी। जो डीमेटलाइज सिक्योरिटीज है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितनी सिक्योरिटीज है सबका सेटलमेंट डिपॉजिटरी करा देगी, नहीं, उस डिपॉजिटरी में जितनी भी डीमेटलाइज सिक्योरिटीज हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो सिक्योरिटीज हैं, उनका ही सेटलमेंट करा सकती है डिपॉजिटरी। ठीक है, ईच कस्टोडियन क्लियरिंग मेंबर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ क्लियरिंग पूल अकाउंट विद द डिपॉजिटरी। और एक कस्टोडियन और क्लियरिंग जो मेंबर होता है उसको क्या करना होता है, मैंने अभी आपको बताया था जब क्लियरिंग मेंबर पढ़ रहे थे, तो उसके साथ उसको डिपॉजिटरी के साथ भी अपना एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, सो दैट की जो सिक्योरिटीज की जो ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपरली हो पाए। ही इज रिक्वायर्ड टू मेक अवेलेबल द रिक्वायर्ड सिक्योरिटीज इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑन द सेटलमेंट डे। मतलब कि जितना भी सेटलमेंट जो भी डे है उस पर उसके अकाउंट में एडिक्वेट नंबर ऑफ सिक्योरिटीज होने चाहिए ही चाहिए। इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, the depository runs an electronic file to transfer the securities from accounts of the custodian clearing member to that of the NSCCL। देखिए, जो क्लियरिंग मेंबर है उसके अकाउंट में सिक्योरिटीज है, उसने डिपॉजिटरी के साथ अपना अकाउंट खुलवा रखा है, उसके अकाउंट में सिक्योरिटीज है, और जैसे ही NSCCL जब ट्रेड सेटल करने की बारी आएगी तो जो क्लियरिंग जो डिपॉजिटरी है वो क्या करेगी, वो क्लियरिंग मेंबर के अकाउंट की एक इलेक्ट्रॉनिक जो फाइल है वो NSCCL को पास शेयर करेगी, ट्रांसफर करेगी एज पर द शेड्यूल ऑफ एलोकेशन ऑफ सिक्योरिटीज डिटरमिन बाय द NSCCL। जब NSCCL ने उससे वो मांगी होगी, द डिपॉजिटरीज ट्रांसफर द सिक्योरिटीज ऑन द पे आउट डे। और जो डिपॉजिटरी है वो ट्रांसफर कब करती है सिक्योरिटी का, पे आउट डे पे। ठीक है, क्योंकि देखो पे आउट डे पे जब करेगी तभी तो NSCCL को वो मिल जाएगी और NSCCL उसको सेटल करवा देगा, और फिर क्या होगा, वो जो ट्रेडिंग मेंबर है। और देखिए यहाँ पे एक और बात है कि अभी भी जैसे कि जब सेटल होता है तो जो सिक्योरिटीज होती है वो सीधे इन्वेस्टर के अकाउंट में नहीं जाती है, वो ट्रेडिंग मेंबर के अकाउंट में ही जाती है। ट्रेडिंग मेंबर उसको अपने इन्वेस्टर के अकाउंट में दोबारा भेजता है, उसको ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यह है फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द NSCCL टू दोज ऑफ द मेंबर्स कस्टोडियन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ईजी था ये सेगमेंट। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। इसके आगे का जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।